नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो कि अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है। यह क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, किसके लिए? स्पेशल बिहार पुलिस के लिए। और इसमें भी कई एग्ज़ाम आते हैं, अगर जैसे मान लीजिए यूपीएससी, बीपीएससी, कई क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अक्सर जो क्वेश्चन जैसे यूपीएससी, बीपीएससी बड़े-बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो उसको छोटे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लिया गया है इसमें। अगर हम बात कर लेते हैं इस क्लास का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर खान सर का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नोट्स है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइएगा, वहां सर्च कीजिएगा टेस्ट वाला 22 32 24 सर्च करके आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि कह रहा है न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहा जाता है? बताइए। जहाँ न्यूनतम संसाधन हो, कम संसाधन हो और वहाँ अधिक उत्पादन हो, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ हैं, विलियम स्मिथ हैं, विलियम गार्ड हैं, या फिर बर्नार्ड हैं? बताइए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा। कौन है? एडम स्मिथ हैं। इनकी एक पुस्तक है जो 1776 में प्रकाशित होती है। कितना? 1776 में प्रकाशित होती है, जिसका नाम है क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। यह भी अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। देखिए, आपके सामने तीसरा प्रश्न है, यह पूछा जा रहा है भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थशास्त्र पूछा गया है। देखिए, अब बताना है आपको, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? विलियम गार्ड हैं, एडम स्मिथ हैं, विलियम स्मिथ हैं, या विश्वेश्वरैया हैं? बताइए, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अगर भारतीय की आपको पूछा जाएगा इंडियन कौन है, तो आप कहेंगे विश्वेश्वरैया है, या मैं विश्वेश्वरैया, ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। पूछा जा रहा है स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? स्वरूप के आधार पर पूछा गया है। एक तो आपका पूछा जाता है, देखिए 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है स्वरूप के आधार पर, शर्त के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, तो हमसे पूछा गया है स्वरूप के आधार पर। तो बताना है स्वरूप के आधार पर क्षेत्र कितने होते हैं। तो स्वरूप के आधार पर 3 क्षेत्र होते हैं। 3 में कौन कौन आते हैं? तो आप कहेंगे प्रथम क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्षेत्र जिसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र आते हैं। और कौन से आते हैं? आप कहेंगे तृतीय क्षेत्र भी आते हैं, तृतीय क्षेत्र भी आते हैं। तीनों कहाँ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो आप कहेंगे स्वरूप के आधार पर 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक जो हमारा होता है, यह अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह कृषि से संबंधित होता है, जो नेचुरल, जो हमें जहाँ से नेचर से संबंध होता है। जैसे हम बात हैं खेत से हम उत्पन्न करते हैं क्या? गन्ना। मान लीजिए गन्ना, तो आप कहेंगे गन्ना जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन गन्ने से अगर भेली या गुड़ बना दिया जाता है, आप समझ रहे होंगे, भेली या गुड़ बना दिया जाएगा, तो आप कहेंगे यह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़। अगर गुड़ बना दिया जाता है
तो यह आ जाएगा आपके द्वितीयक क्षेत्र में। और उसी गुड़ को अगर बेच दिया जाता है किसी शहर में ले जा कर के, तो यह आ जाएगा आप क्या कहेंगे तृतीयक क्षेत्र में, जिसमें सेवा शामिल हो जाती है। आप कहेंगे तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा अगर गुड़ को दूसरे शहर में बेच दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए, चौथा प्रश्न हो गया है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, यही हमसे पूछ लिया गया है। हमने जो चौथा प्रश्न शुरू किया था उसके शुरुआत में ही बता दिया है। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे एक स्वरूप के आधार पर होता है, शर्त के आधार पर होता है, एक स्वामित्व के आधार पर होता है। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, तो आप कहेंगे 3 होते हैं। कह रहा जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब आय का स्रोत जो है प्रकृति से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं। गन्ना को अगर आप खेत में बोते हैं तो आप कहेंगे कौन सा क्षेत्रक में आएगा, तो आप कहेंगे अगर गन्ना किसान से खरीदते हैं या अपने खेत में खुद बोते हैं तो आप कहेंगे यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो वही हमसे पूछा गया है, जो आय का स्रोत है सीधे प्रकृति से होता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। चलिए, सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के अधीन होता है। कौन सा क्षेत्र होता है जो सरकार के अधीन होता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र या फिर असंगठित क्षेत्र कहते हैं। हमसे पूछा गया है सार्वजनिक। पूरी तरह कह रहा है कि क्षेत्र पूरी तरह सरकार के अधीन होता है। सरकार के अधीन कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सार्वजनिक हो जाएगा। निजी होता है प्राइवेट कंपनियां, जैसे निजी हो जाएगा सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर। यह आप पे सरकार का नेतृत्व होता है, इस पे सरकार का अधिकार होता है। चलिए, आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, जब कंपनी किसी का दिशा निर्देश सरकार देती है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देश जो है सरकार देती है तो उसे क्या कहते हैं। सहकारी कहते हैं, सरकारी कहते हैं, संयुक्त कहते हैं या फिर असंगठित कहते हैं। जब किसी एक कंपनी को सरकार अपने हिसाब से दिशा और निर्देश देती है तो उसे कहते हैं सहकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारी कहते हैं, सरकारी नहीं दोस्तों। सरकारी यह आपका गलत हो जाएगा, सहकारी होता है। ठीक, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है उत्पादन के कितने कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं यह हमें बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 1 है, 2, 3, 4। तो उत्पादन के अगर पूछा जाएगा तो उत्पादन के कुल टोटल 4 कारक होते हैं। 4 कारक होते हैं। इनमें से कौन कौन होते हैं। देखिए, आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, तो आप कहेंगे ज़मीन की ज़रूरत होगी, जिसे हम भूमि भी कहते हैं। क्या कहेंगे, भूमि हो जाएगा, एक कारक हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कंपनी लगाना है, आपने तो ज़मीनें ले लिया, तब उसको जो है आप पैसे लगा कर कंपनी बनवाएंगे तो पूंजी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजी भी हो जाएगी इसमें शामिल। और क्या होता है, पूंजी अगर कंपनी बन गई तो कंपनी में लेबर भी चाहिए, जिसे श्रमिक भी कहा जाता है। आप क्या कहेंगे, श्रमिक को चाहिए। तो तीसरा कौन हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा। और चौथा एक होता है जो कंपनी का मालिक खुद रहेगा, उसे क्या कहते हैं, उद्यमी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उद्यमी कहा जाता है। तो यह 4 कारक मिलके उत्पादन के एक स्रोत। उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो आप कहेंगे 4 कारक हो जाएंगे, जिसमें पहला भूमि होता है, दूसरा पूंजी होता है, तीसरा श्रमिक होता है, चौथा उद्यमी होता है जो कंपनी का मालिक रहेगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तब उसे क्या कहते हैं, कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यही बताना है। जब चारों जो एक कंपनी बन गई है उस पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार है तो उसे क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो प्राइवेट, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है पूंजीवादी होगा, साम्यवादी होगा, मिश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना, जब सभी 4 कारकों पर
निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन से देश हैं जहां सभी कंपनियों पर जो है उसका निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? जैसे जापान है। कौन है? जापान है। और कौन कौन कंपनी है? जापान हो जाएगा आपका, यूएसए हो जाएगा, यहाँ निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है कंपनी पर। सिंगापुर भी हो जाएगा आपका, सिंगापुर हो जाएगा। और भी कई देश हैं ऐसे हैं जहाँ निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो आप कहेंगे वहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पूछा गया है जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे क्या कहते हैं? जब चारों कारक जो है कंपनी बनाया गया है जिसमें आपके शामिल होते हैं, पूंजी होती है, श्रमिक होते हैं, भूमि होती है, उद्यमी होते हैं, इन चारों कारकों पर अगर सरकार का अधिकार होता है तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? जब चारों पर सरकार का अधिकार होता है तो उसे कहते हैं, आप कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी या फिर साम्यवादी भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जिस पर जितनी भी कंपनियां हैं वहां सरकार का अधिकार है? जैसे आपका पहला हो जाएगा उत्तरी कोरिया, ले लीजिए, उत्तरी कोरिया हो जाएगा। यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं सब पर सरकार का अधिकार है। दूसरी की बात करते हैं, उत्तरी कोरिया हो गया है। और कौन कौन से हो जाएंगे? क्यूबा एक देश है, क्यूबा हो जाएगा। और आप कहेंगे क्यूबा के, और मान लीजिए यूएसआर होता है कौन? सोवियत संघ रूस हो जाएगा, सोवियत संघ रूस हो जाएगा। ठीक है, तो यह जितने भी कंपनियां इन देशों में हैं इस पे सरकार का अधिकार होता है तो उसे क्या कहेंगे आप? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या साम्यवादी भी कह सकते हैं। भारत इन दोनों में नहीं है। देखिए, भारत आपका कह रहेंगे कि जब चारों कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तब भी भारत इसमें शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ भी शामिल नहीं है। जब चारों कारकों पर सरकार का अधिकार होता है यहाँ भी भारत शामिल नहीं है। भारत किस अर्थव्यवस्था किसमें अपनाता है? तो आप कहेंगे, देखिए इसमें पूछ ही लिया गया है, जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी व्यक्ति और सार्वजनिक व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? तो पूंजीवादी नहीं होगा, क्योंकि पूंजीवादी में केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित जो हो जाएगा, इसमें निजी व्यक्ति का भी और सार्वजनिक व्यक्ति का भी अधिकार होता है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो भारत में यह अपनाई गई है, भारत इसका शामिल है। भारत में कुछ कंपनियां सरकार द्वारा है और कुछ कंपनी जो है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, जैसे टाटा ले लीजिए, अंबानी जी के लीजिए कंपनियां। ठीक है, भारत होता है इसके साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला। पाकिस्तान हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह देश जो होते हैं यह आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी श्रम के बदले मिले धन को क्या कहते हैं? आप कोई काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम किए हैं, आपको उसके बदले में पैसा दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? प्रयोज्य आय होता है, वास्तविक आय होता है, मौद्रिक आय होता है या फिर राष्ट्रीय आय होता है? देखिए, जब आप मेहनत के बदले पैसा लेते हैं तो उसे कहते हैं मौद्रिक आय। ठीक है, क्या कहेंगे? मौद्रिक आय कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रयोज्य आय जो दिया गया है, पहला ऑप्शन। देखिए, प्रयोज्य आय क्या होता है? प्रयोज्य आय की अगर हम बात करते हैं, आपने कमाया है 100 रुपये, यह आप मेहनत के बदले में आपको मिला है पैसा, तो आप कहेंगे यह तो मौद्रिक आय हो गया, हमारा मौद्रिक आय हो जाएगा क्योंकि हमने मेहनत किया और पैसा ले लिया। अब इसमें से आप 20% आपका इसका टैक्स दे दे सरकार को। अगर 20% आप टैक्स दे दिए हैं तो जो शेष बचा है 80 रुपये, यह आपका हो जाएगा प्रयोज्य आय हो जाएगा। जब मौद्रिक आय में से
टैक्स को घटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्रयोज्य आय कहते हैं। और यहीं आता है एक वास्तविक आय। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आप कमाए हैं, 20 रुपये सरकार को टैक्स दे दिए हैं, आपके पास 80 रुपये बचे हैं। 80 रुपये आपके प्रयोज्य आय हो गए हैं क्योंकि आप टैक्स को घटा दिए हैं। अब यह 80 रुपये आप कमाए हैं, 80 रुपये तो आप मान लीजिए कमा लिए हैं, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति से आप मान लीजिए 20 रुपया 10 रुपया किसी व्यक्ति से आप उधार ले रखे थे पहले से, तो आप कहेंगे अगर जो हमने उधार लिया है एक व्यक्ति से 80 रुपये हमने हमारा प्रयोज्य आय है, अब इसमें से हम एक व्यक्ति से 10 रुपया उधार लिए हैं तो 10 रुपया घटा देंगे, उसको भी दे देंगे। जो 10 रुपया जिसका कर्जा लिया गया था उसको दे देंगे तो कर्जा बराबर हो जाएगा। तो 80 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 70। तो यही आपका होता है वास्तविक आय होता है। क्या होता है? वास्तविक आय अगर पूछेगा तो आप कहेंगे टैक्स को घटाने के बाद जब किसी व्यक्ति को कर्ज दिया गया था उसे भी घटा देते हैं तो हमारा जो लास्ट में बचता है वही वास्तविक आय हो जाएगा। अगर प्रयोज्य आय पूछेगा तो आप कहेंगे मौद्रिक आय में से टैक्स को घटा देंगे, मौद्रिक आय में से टैक्स को अगर घटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वह होता है प्रयोज्य आय। और प्रयोज्य आय में से अगर हम किसी को देनदारी या फिर कर्ज ऋण कुछ भी कह पूछ सकता है, प्रयोज्य आय में से ऋण को घटा देते हैं तो जो हमें शेष बचता है वह हमारा वास्तविक आय होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमसे पूछा गया है 14 नंबर के प्रश्न में कि राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, इसकी स्थापना कब की गई थी बताना है। भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना करती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो आप कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना की गई थी यह किया गया था 1951 में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सालाना पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,12,000, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख हैं या फिर 50,000 है। सालाना पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय की पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है 1,12,000 यह सालाना है हमारी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पूछा गया है एक वर्ष के एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के मूल्य को क्या कहते हैं? एक सीमा के अंदर उत्पन्न होती है जितनी भी कम उत्पन्न हो रहा है, चाहे वस्तु हो या सेवा हो, उसके मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, जीएमपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, एमएनपी कहते हैं। देखिए, जब बात करते हैं एक निश्चित सीमा के अंतर, मान लीजिए भारत है, एक मिनट, मान लीजिए यह भारत है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, जितना भी उत्पादन करती है, मान लीजिए यह कंपनी एक, मान लीजिए टाटा की है, टाटा की कंपनी 800 रुपये का उत्पादन करती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, कई प्रोडक्ट को मिलाकर 800 रुपये का एक साल में बनाती है। और एक विदेशी कंपनी ले लीजिए, विदेशी कंपनी मान लीजिए सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग कंपनी है, यह 300 रुपये आपकी एक वर्ष के अंतर्गत में कमाती है। तो वही हमसे पूछा गया है किसी देश के अंतर्गत या फिर किसी निश्चित सीमा के अंतर्गत जितने भी एक वर्ष में उत्पादन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, 800 रुपये इसका हो जाएगा, 300 रुपये इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1100 रुपये। तो उस समय आप कहेंगे भारत की जीडीपी कितनी है? 1100 है। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत 1100 जीडीपी है। अभी आपके जीएनपी भी बताया जाएगा और जीएनपी एमएनपी सब बताएंगे। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न सबका दिया है। अब देखिए आगे हमसे पूछा गया है वैसा धन जो राष्ट्र के काम में आता है उसे केवल भारतीय में आय में शामिल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए हमने बताया था कि भारत है, इसमें टाटा कंपनी ने बनाया था कितना प्रोडक्ट है? आप कहेंगे 800 का। सैमसंग कंपनी ने बनाया था कितने का प्रोडक्ट? तो आप कहेंगे 300 का प्रोडक्ट।
मान लीजिए भारत भी की कंपनी जो है बाहर किसी देश में कंपनी लगी है तो वह भी बाहर से पैसा कुछ कमा रही होगी। मान लीजिए हम कि वह 50 रुपये कमाई है, अभी रुपए में आप समझेंगे तभी समझेंगे। मान लीजिए 800 रुपये टाटा वाली कंपनी कमाई है भारत में, और सैमसंग जो है विदेशी कंपनी है वह 300 रुपये कमाई है, और एक भारत की कंपनी है दूसरे देश में लगी है वह 50 रुपये सालाना कमाई है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि वैसा धन जो राष्ट्र के काम में होता है उसे केवल भारतीय आय में शामिल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है जीएनपी। क्या कहेंगे? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? तो देखिए, देश के अंतर्गत जीएनपी जो राष्ट्र के काम में आता है वह हमसे पूछा गया है। तो हमारे अनुसार ये कितना कमाई है टाटा वाली कंपनी भारत में? तो 800 रुपये। ठीक है, विदेशी है तो विदेशी कंपनी है, यह राष्ट्र के काम में पैसा आएगा नहीं। क्या कहेंगे? तो यह तो राष्ट्र के काम में आएगा नहीं। हमसे पूछा गया है जो ऐसा धन बताइए जो राष्ट्र के काम में आएगा। यह 300 रुपये कमाया है, यह अपने देश में लेके चला जाएगा तो इसकी आय को घटा दीजिए पहले। यह अगर घटा देंगे तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे 500। ठीक है, 500 रुपये अब बचा है हमारे पास देश के अंदर टाटा की कंपनी। लेकिन टाटा की कंपनी बाहर ही विदेश में एक किसी देश में कंपनी लगी है, वहाँ भी 50 रुपये कमाई है तो यह भी भारत में लेके आएगा, क्योंकि सैमसंग अपने देश में लेके चला जाएगा। तो जो विदेश की कंपनियां लगी हैं भारत में, जो भारत की कंपनियां विदेश में लगी उसकी आय को भी शामिल किया जाएगा। तो आप कहेंगे उसकी आय को जोड़ दीजिए तो जीएनपी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 550 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीएनपी 550 रुपये हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। तो जीएनपी हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 550 रुपये हो जाएगा। यह राष्ट्र के काम में आएगा। कितना आएगा? 550 रुपये ही राष्ट्र के काम में आएगा, जिसे जीएनपी कहते हैं। जीएनपी यहाँ है, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देश का शुद्ध पैसा कौन सा होता है? देश का एकदम शुद्ध पैसा क्या होता है जिसे कहा जाता है? शुद्ध पैसा की अगर बात करते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको सीधा कहेंगे जीएनपी कहते हैं, सॉरी एनएनपी कहते हैं। क्या कहेंगे? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक उदाहरण हमने अभी बताया। देखिए जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने निकाला था कि जो जीएनपी थी भारत की, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यह शुद्ध आय, यह राष्ट्रीय आय थी भारत की। टोटल शुद्ध पैसा था जिसे एक वर्ष में खर्च किया गया था। मान लीजिए यह एक वर्ष में कमाया गया था, जिसमें हमने बाहर की कंपनी जो थी उसका पैसा हमने निकाल दिया था और हमारा विदेश की जो कंपनी थी उसके पैसे को शामिल कर लिया था। तो यह हमारा जीएनपी निकला है। अब जितना भी प्रोडक्ट बना है, कंपनी टाटा वाली कितना प्रोडक्ट बनाई थी? आप कहेंगे 800 प्रोडक्ट बनाई थी, 800 रुपये का प्रोडक्ट बनाई थी। ठीक है, 800 का प्रोडक्ट बनाई थी। तो टोटल 800 प्रोडक्ट सही नहीं रहे होंगे। समझ रहे हैं आप कि टोटल जितना भी 800 का बनाया गया प्रोडक्ट है वह सही नहीं रहा, कुछ ना कुछ उसमें से खराबी आ गई हो, कोई टूट कर गिर गया होगा या कोई डैमेज हो गया होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे जो हमारा जीएनपी था, जीएनपी हमने कितना निकाला था? आप कहेंगे 550 रुपये निकाला था। तो जीएनपी देखिए, एनएनपी होता क्या है? एक मिनट देखिए, हाँ, एनएनपी की अगर हम बात करते हैं तो एनएनपी होता क्या है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी होता है हमारा जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास। अगर जीएनपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो वह हमारा एनएनपी होता है। यह बिल्कुल शुद्ध पैसा होता है, यह भारत के काम में आता है। ठीक है, आप कहेंगे आप एनएनपी होता है। जैसे हम बात करते हैं कि एनएनपी कितना हो जाएगा, हमने जीएनपी निकाला था कितना? 550 रुपये निकाला था, है ना। इससे पहले वाले प्रश्न में 550 रुपये जीएनपी निकाला था। मान लीजिए कि टाटा वाली जो कंपनी है कुल मिलाकर के 10 रुपये का नुकसान कर दी है, 10 रुपये का मूल्यह्रास हो गया है उसका। तो एनएनपी क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो
550 में से 10 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 540 जो हो जाएगा यह हमारा शुद्ध पैसा हो जाएगा, जिसे NNP कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कह रहा है मूल्य के आधार पर भारत की GDP कितने स्थान पर है? मूल्य के आधार पर भारत की GDP कितने स्थान पर? पहले, चौथे, पांचवें, छठवें स्थान पर। तो बताइए, तो आप कहेंगे GDP मूल्य के स्थान पर 5वें स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। चलिए देखिए, अब इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि क्रय शक्ति सामर्थ्य के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर है? PPP मॉडल पर। PPP मॉडल पर कितने आधार पर है? परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर याद रही है। तो आप कहेंगे PPP के मॉडल पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। PPP की अगर हम बात करते हैं, जैसे सीधी से अगर हम उदाहरण की एक बात करते हैं, मान लीजिए PPP की हम बात कर रहे हैं, देखिए कौन सा तीसरे स्थान पर। मान लीजिए आप एक दिल्ली शहर है, दिल्ली लिख रहे हैं, ठीक है, दिल्ली है, और एक गांव का क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए यह गांव का है, बी वाला जो है यह गांव का क्षेत्र है। तब देखिए दोनों को 1,000 रुपये, दो व्यक्ति, एक दिल्ली में रहता है और एक गांव में रहता है व्यक्ति, दोनों को 1,000 रुपये दिए गए हैं, दोनों को 1,000 रुपये दिए गए हैं। तो सबसे पहले कौन खर्च कर देगा? बताइए आप, दोनों में से सबसे पहले कौन खर्च कर देगा? कहेंगे आप, दोनों में से अगर खर्च करने वाली बात आएगी तो दिल्ली वाला जो है यह जल्दी पैसा खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है, क्योंकि वह शहर में रह रहा है। गांव वाला जो है यह मान लीजिए 30 दिन में ख़त्म करेगा 1,000 रुपये, यह करेगा कम से कम, यह करेगा 45 या 50 दिन, मान लीजिए 50 दिन से पहले खर्च नहीं करेगा। अगर यह 30 दिन में खर्च कर रहा है तो यह हम आप कह सकते हैं 50 दिन में खर्च करेगा। ठीक है, तो PPP मॉडल पर यही हो जाएगा हमारा, जो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, PPP मॉडल पर भारत कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आप कहेंगे यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है GDP हमेशा किस प्राइस पर निकाला जाता है? मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, सब्सिडी पर, या इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा गया है GDP हमेशा निकाला जाता है, तो आप कहेंगे GDP निकाला जाता है मार्केट प्राइस पे, अंतिम मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से, हमने मान लीजिए गेहूं खरीदा है, मान लीजिए गेहूं 20 रुपये किलो है। एक काम कीजिए, देखिए हमने गेहूं खरीदा है 100 kg, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 किलो 20 रुपये का खरीदा गया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं 2,000 का हमने गेहूं खरीदा है। ठीक है, अगर हम इसी गेहूं से अगर हम बात करते हैं, अगर इसका गेहूं जो, अगर हम इस गेहूं का आटा बनवा देते हैं, चलिए 100 kg गेहूं है, इसका आटा अगर हम बनवा देते हैं तो आटा कम से कम 30 या 35 के आसपास में बेचेगा, तो मान लीजिए 30 रुपये किलो हो जाएगा। गेहूं कितने रुपए किलो था? 20 रुपये किलो, और जो आटा हो जाएगा, गेहूं का हम आटा बनवा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे यह 30 रुपये कम से कम में बेच जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी गेहूं का या इसी आटा का अगर हम मान लीजिए 100 kg गेहूं खरीदे हैं, और इसका आटा बनवाने के बाद अंतिम में हम इसको हम बनवा देते हैं बिस्कुट, आटे से हम बिस्कुट बनवा देते हैं। अगर देखिए इसका कितना हो जाएगा? 3,000 आटा, या तो छोड़िए, यहाँ सीधा से आप कहिए 100 किलो गेहूं था हमारा, 100 किलो गेहूं में अगर कम से कम बनवाया जाएगा, सीधे सीधे मान लीजिए 100 किलो में 1,000 बिस्कुट बना है। 100 किलो गेहूं मतलब 1 कुंटल गेहूं खरीदा गया था, तो 1,000 बिस्कुट बना है। एक बिस्कुट को हम 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, एक बिस्कुट जो है कम से कम 5 रुपये में बेचेगा, तो आप कहेंगे अंतिम मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? तो यह 5,000 हो जाएगा। 100 रुपये जो 2,000 की वस्तु थे, शुरुआत में गेहूं का मूल्य जो हमारा था 2,000 रुपये था, द्वितीय क्षेत्र में गया, आटा पिसवा लिया गया है, तो आप कहेंगे
3,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसी बिस्कुट का अगर हम उसके गेहूं का अगर हम बिस्किट बना के बेच देते हैं तो यह हमारा अंतिम मूल्य हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था कि जीडीपी हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो आप कहेंगे जीडीपी क्या पहले वाले पे निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा, दूसरे पे भी नहीं निकाला जाएगा। अंतिम मूल्य कि उस गेहूं का जो है लास्ट में क्या बना है, तो आप कहेंगे जो गेहूं खरीदा गया था उसका बिस्किट बनाया गया है, तो 100 किलो में मान लीजिए 1000 बिस्किट के पैकेट बनते हैं, तो उसका अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। 5,000 में बिस्कुट को बेचा जाएगा, तो यही होता है अंतिम मूल्य। इसी पर जीडीपी निकाली जाती है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, पूछा गया है जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है। जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है, तो इसके क्या निकाला जाता है, तो देखिए जीडीपी में अगर जीडीपी आपसे पूछा गया है जीडीपी मार्केट प्राइस, तो यह आपका हो जाएगा जीडीपी फैक्टर प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अगर जीडीपी फैक्टर प्राइस में टैक्स को शामिल कर लिया जाता है और सब्सिडी को घटा देते हैं, तो यह आपका जीडीपी मार्केट प्राइस हो जाएगा। अगर यहीं आपसे पूछा भी गया है दूसरा प्रश्न, तो आप कहेंगे वहाँ पहला वाला सही हो जाएगा। अगर जीडीपी फैक्टर प्राइस की बात करते हैं, जीडीपी फैक्टर प्राइस की, अभी हमने जीडीपी मार्केट प्राइस की हमने बात किया है, तो इसमें होता है टैक्स को शामिल कर लिया जाता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है, यह होता है जीडीपी मार्केट प्राइस। लेकिन जीडीपी फैक्टर प्राइस की बात की गई है, तो आप कहेंगे इसमें जो हो जाएगा जीडीपी फैक्टर प्राइस की बात की गई है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा देंगे और प्लस कर देंगे सब्सिडी को, यह होता है जीडीपी फैक्टर प्राइस। किसमें दिया गया है? जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स, टैक्स को घटाना है इसमें और लास्ट में सब्सिडी को ऐड कर देना है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में टैक्स जोड़ा है, तो आप कहेंगे टैक्स को घटाना है, यहाँ तो नहीं हो जाएगा। दूसरे वाले में भी टैक्स ऐड किया गया है, तीसरे में टैक्स को प्लस किया गया लेकिन सब्सिडी को भी घटा दिया है, तो यहाँ भी हमारा नहीं हो जाएगा। बच्चा हमारा लास्ट ऑप्शन चौथा। यहाँ देखिए आपको दिया भी गया है कि मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा देना है, टैक्स को घटा दीजिएगा और लास्ट में सब्सिडी को प्लस कर देते हैं, तो वह जीडीपी फैक्टर प्राइस निकल जाता है। अब हमसे पूछा गया है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसे बताना है। चलिए नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है? चालू वर्ष पे, वित्त वर्ष पे, या फिर आधार वर्ष पे, बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी की अगर निकालने की बात की जाएगी, नॉमिनल जीडीपी हमेशा निकाला जाता है चालू वर्ष पे, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है चालू वर्ष पे। अगर रियल जीडीपी की बात करते हैं, तो रियल जीडीपी जो निकाला जाता है, यह आप कहेंगे किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं, उसके प्राइस से गुणा करने के बाद जो है जो निकलता है उसे कहते हैं रियल जीडीपी। और चालू वर्ष की बात करते हैं तो यह हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। जैसे मान लीजिए 2025 में मान लीजिए 25 है, 2025 में एक कंपनी जो है 5 रुपये का प्रोडक्ट बनाती है, या फिर 5 रुपये का प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस जो है 5 प्रोडक्ट बनाती है, उसकी प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है। 2026 में यही कंपनी जो है मान लीजिए 6 प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी प्राइस जो हो जाएगी मान लीजिए 15 रुपये। तो इसका जो हो जाएगा आप कहेंगे कितना हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी? 5 दहा में 50 और 15 छक 90, यह होता है नॉमिनल जीडीपी। जो प्राइस गुणे, देखिए इसका फार्मूला बता देते हैं। नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमारा होता है प्रोडक्ट गुणे प्राइस। प्रोडक्ट गुणे प्राइस जो होता है यह हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है, यह हो जाएगा। और रियल की बात करते हैं, रियल जीडीपी देखिए किसमें पूछा गया है कि जब एक वर्ष के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष पे, यहाँ पूछ भी लिया गया है, आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया है आधार वर्ष मान लीजिए, बेस ईयर मान लीजिए, तो उसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप जीडीपी कहते हैं, सॉरी रियल जीडीपी कहते हैं। देखिए रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी 2025 में जो है 2025 में
बनाती है 5 प्रोडक्ट जिसकी कीमत है 10 रुपये मान लीजिए। 26 में वही कंपनी बनाती है 6 प्रोडक्ट जिसकी कीमत मान लीजिए 15 रुपये है, ठीक है। 27 में बनाएगी वह कंपनी 8 प्रोडक्ट बनाएगी, इसकी कीमत मान लीजिए 20 रुपये है। अब देखिए जो इसका प्राइज है वह बढ़ता जा रहा है, तो इसमें से किसी एक ईयर को बेस आधार मान लेते हैं, उसके बाद उसके प्राइज से गुणा कर देते हैं। तो आप कहेंगे इसका फार्मूला जो हो जाएगा, बेस ईयर किसी वर्ष को मान लेते हैं, उसके बाद प्राइज से गुणा कर देते हैं, वह होता है हमारा रियल जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी। ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।